जय हिंद बच्चों। अगर आप कक्षा 9 के छात्र हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 और 26 विषय हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों, आज हम लोग लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हिंदी का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लाए हैं जो कि आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। बच्चों, ये क्वेश्चन पेपर आपका NCERT बेस्ड क्वेश्चन पेपर है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपको सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। अगर बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन पेपर की अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस कर ली तो बच्चों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप सभी लोगों के एग्ज़ाम में 60+ मार्क्स 100% आएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी के सभी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, श्रीनिवास जी लेखक हैं। तो श्रीनिवास जी किस युग के लेखक हैं वो यहाँ पर आपको बताना है। तो वो लेखक हैं भारतेंदु युग के लेखक हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतेंदु द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है। ठीक है, वो आपकी हो जाएगी कवि वचन सुधा। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतेंदु युग की समयावधि कितनी है। तो आपको बताना है कि भारतेंदु युग की जो समयावधि है वो कितनी है। तो वो आपका हो जाएगी 1868 से 19,000। ठीक है, तो ये आपकी भारतेंदु युग की समयावधि हो जाएगी। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रथम उत्थान काल कहा जाता है। तो प्रथम उत्थान काल किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है भारतेंदु युग को। किसे कहा जाता है, भारतेंदु युग को कहा जाता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, बीज वपन काल किसे कहा जाता है। तो बीज वपन काल ये भारतेंदु युग को ही कहा जाता है। इसको भी आप ध्यान रखें, क्योंकि भारतेंदु युग से ही हमारे हिंदी साहित्य में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उन्नति देखने को मिली थी। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, सुख सागर के लेखक कौन है। तो सुख सागर के लेखक हैं मुंशी सदा सुखलाल। क्या हो जाएगा, मुंशी सदा सुखलाल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वामी दयानंद। ठीक है, मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सत्यार्थ प्रकाश रचना है। तो सत्यार्थ प्रकाश रचना किसकी है, स्वामी दयानंद की। किसकी है, स्वामी दयानंद जी की रचना ये है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, ये जो आपका लेखक है सदल मिश्र। तो इनकी रचना यहाँ पर कौन सी है वो यहाँ पर आपको बतानी है। तो इनकी यहाँ पर रचना है नासिकेतो पख्यान। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, एक वर्ड की पुनरावृत्ति से अलंकार होता है। तो एक वर्ड की पुनरावृत्ति से कौन सा अलंकार होता है, वो आपका होता है अनुप्रास अलंकार। कौन सा होता है, अनुप्रास अलंकार। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, सभी को पता है, रति होता है। चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। तो चौपाई छंद में चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, मतलब कि मात्राएं नहीं पूछ रहे हैं, प्रत्येक चरण में अंत में होते ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको मात्राएं मुझे बतानी है कमेंट करके कि कितनी कितनी उसमें मात्राएं होती हैं। वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। तो अंत में क्या चरण देखने को मिलता है, तो एक गुरु एक लघु, एक गुरु एक लघु। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, अशुद्ध शब्द कौन सा है। जो आपको शब्द दिया गया है इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है, तो सभी को पता होगा आशीर्वाद, आशीर्वाद। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है, अल्प विराम का चिन्ह है। तो अल्प विराम का चिन्ह सभी को पता है, ये हमारा होता है अल्प विराम का चिन्ह। ठीक है, अल्प विराम का चिन्ह। तो ये आपका बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, तत्सम शब्द कौन सा है। तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पर उलूक। क्या हो जाएगा, उलूक। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा उलूक। इसके बाद विपरीत अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं।
विपरीत अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं विरुद्धार्थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, हवा का पर्यायवाची नहीं है। तो हवा का पर्यायवाची नहीं है, तो आपको पता है अनल जो होता है वो आपका आग का पर्यायवाची होता है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजपुत्र का समास विग्रह है, तो राजपुत्र का समास विग्रह हो जाएगा राजा के पुत्र। क्या हो जाएगा? राजा के पुत्र। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, आकाश सर्वेण दीर्घा सूत्र संबंधित है। ये आपका सूत्र संबंधित है दीर्घ संधि से। किससे है? दीर्घ संधि से संबंधित है। इसके बाद राम शब्द की षष्ठी विभक्ति बहुवचन रूप कौन सा होगा? तो वो आपका हो जाएगा रामाराम। ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। गम धातु का विधिंगलंकार मध्यम पुरुष बहुवचन रूप कौन सा है? तो आपका हो जाएगा गच्छया। ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका खंड ख आता है, जहाँ पर आपसे वर्णात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको 2 गद्यांश दिए जाते हैं, उस पर आपको किसी एक गद्यांश पर आपको यहाँ पर उसकी व्याख्या सहित कई प्रश्नों के उत्तर भी देने पड़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश का आधारित शब्दों के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो वो जो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, सबसे पहले इसमें आपको पाठ का नाम पता होना चाहिए कि पाठ का क्या नाम है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इसमें लेखक का क्या नाम है। ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कॉपी चेक करते हैं सिर्फ यही देख लेते हैं, अगर आपको इतना आता है तो आपको पूरे मार्क्स दे देते हैं। तो सबसे पहले आपका काम यही होना चाहिए कि आपको हर एक पार्ट का समरी पता होना चाहिए, हर एक पार्ट का नाम पता होना चाहिए, हर एक पार्ट के लेखक का नाम पता होना चाहिए। ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो कॉपी चेक करते हैं वो अधिकतर यही देखते हैं आपका पार्ट का नाम सही है, आपके लेखक का नाम सही है। अगर सही है तो आपको नंबर दे देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग गद्यांश को पढ़ेंगे, इसके बाद प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं पाठ का नाम बताना है, इसके बाद आपको लेखक का भी नाम बताना है। इसके बाद आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है और वैध किसकी बात कर रहे थे वो यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पर अथवा में बात कही गई है। सबसे पहले आप गद्यांश पढ़ेंगे, देन आप प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। ठीक है। देन आप यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो पहला यहाँ पर आपसे कह रहे हैं पाठ का नाम लिखिए, लेखिका का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की यहाँ पर आपको व्याख्या करनी है, कौवा समाज में कैसे सामंजस्य है। तो यहाँ पर आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहले आपको पाठ का नाम पता होना चाहिए, इसके बाद आपको लेखक का नाम पता होना चाहिए और रेखांकित अंश की जहाँ पर आपको रेखा दिख रही है इसी रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करनी है। जब मैं क्लास 9 में था तो मैं एक बात हमेशा याद रखता था कि आपको ना कि जो यहाँ पर आपका लिखा है वो यहाँ पर आपको जैसा कि आपको यहाँ पर लिखा है वो आपको तो व्याख्या करनी ही करनी है, साथ में आपको यहाँ पर अपने शब्दों में वर्णन करना है। तो यहाँ पर जो कि आपका जो कुछ लिखा हो तो आपको यहाँ पर वो तो लिखना ही लिखना है, साथ में आपको जो पैसेज में लिखा है वो भी आपको लिख देना होता है। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के आपको यहाँ पर उत्तर देने हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको पद्यांश दिख रहा है रहीमन ओछे नरंते, जैसा कि आपको यहाँ पर पद्यांश दिख रहा होगा वो आपको पता होना चाहिए कि किस पाठ का नाम है, उसके लेखक का क्या नाम है, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये चीज़ें वाकई रूप से पता हैं तो आप अन्य बच्चों से आगे निकल जाएंगे और आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जितने भी आपके काव्य खंड में पाठ हैं उन सभी पाठों का आपको नाम पता होना चाहिए और उनके लेखक के भी नाम पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि ओछे व्यक्ति से वैर व प्रीति क्यों त्याग दें और कुत्ते का चाटना भी हानिकारक कैसे होता है वो यहाँ पर आपको बताना है। अगर आपको ये नहीं आता है तो अथवा वाला भी यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको ये नहीं आता है तो यहाँ पर आप अथवा वाला भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका लिखा है पाठ का नाम, आप कवि का नाम भी यहाँ पर आपको पाठ का नाम और आपको साथ साथ में कवि का नाम, ये चीज़ें आपको बतानी है। ठीक है। आपका जो पाठ का नाम है, जो आपका यहाँ पर कवि का नाम है, वो आपको बतानी होगी। इसके बाद स्त्री किस प्रवासी की खोज कर रही वो यहाँ पर आपको उत्तर देना है। इसके बाद आपको रेखांकित अंश की यहाँ पर आपको व्याख्या करनी है। ठीक है।
इसके बाद यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर आपको गद्यांश का संदर्भ सहित आपको हिंदी में अनुवाद करना है। जो यहाँ पर आपको गद्यांश दिया गया है उसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है और संदर्भ भी लिखना है कि इसका पाठ का नाम क्या है। ठीक है, पाठ का नाम लिखना है, आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के इस पाठ से लिया गया है। ऐसे आपको यहाँ पर लिखना होगा, किसी एक का आपको हिंदी में अनुवाद करना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 24 है। निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित आपको हिंदी में अनुवाद करना है। जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से किसी एक एकांकी पर आधारित प्रश्न का आपको उत्तर देना है। दीपदान एकांकी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, अथवा मैं कह रहे नए मेहमान एकांकी के विश्वनाथ पात्र पर आपको उनके गुण के बारे में लिखना कि उनका स्वभाव कैसा था, उनकी योग्यताएं कैसी थी। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 26 है। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना है, साथ साथ आपको उनकी 2 रचनाएं लिखनी है। यहाँ पर लिखा जरूर है कि 2 रचनाएं लिखनी है, पर मैं आपसे कहूंगा कि आप कम से कम 10 रचनाएं लिखे हैं। ठीक है, अगर आपने ये आदत पहले से डाल ली तो आपके हाई स्कूल में आपकी आदत बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे बोर्ड में। ठीक है, तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 27 है। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखिए, उनकी 2 रचनाएं यहाँ पर लिखनी है। किसी एक कवि पर आपको लिखना है। पाठ पुस्तक से कोई एक याद किया हुआ आपको श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के प्रश्नों के आपको संस्कृत में उत्तर देने हैं। ठीक है, किन्हीं 2 प्रश्नों के आपको संस्कृत में उत्तर देने हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है निम्नलिखित मुहावरों में से किन्हीं दो का अर्थ लिखकर आपको वाक्य प्रयोग करना है। तो यहाँ पर आपको किन्हीं 2 के आपको यहाँ पर वाक्य प्रयोग करना है, जो आपको आसान लगे वही एग्जाम में करना है। निम्नलिखित में से 2 वाक्यों का आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। तो यहाँ पर आपको 2 वाक्य दिए गए, किसी 2 वाक्यों का आपको संस्कृत में अनुवाद करना, जो आपको आसान लगे वो आप अनुवाद कर सकते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 32 है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिखना है कि यहाँ पर आपको उनकी जो बहन की शादी में शामिल होने के लिए अवकाश प्राप्त करना है, अथवा में निर्धन छात्र सहायता के कोष की आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु आपको 2 में से किसी एक पर ही आपको अपने प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखना है कि हमारी समस्या है और हमको छुट्टी चाहिए या फिर सहायता चाहिए। तो बच्चों ये था हमारे क्लास 9th का हिंदी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने क्वेश्चन पेपर तैयार कर लिया तो बच्चों मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप सभी लोगों का एग्जाम बहुत ही बढ़िया जाएगा। तो बच्चों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि नेक्स्ट पेपर हम किसका अपलोड करें। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।